गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजेश गुप्ता, स्टॉक एनालिस्ट, जिसमें जो कि मेरे को 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मेरी बहुत सारी अपने व्हाट्सएप पे फॉलोइंग है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग जो है, मैं उनको टिप्स देता रहता हूँ। उन टिप्स से उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी इतनी 40 साल के एक्सपीरियंस की नॉलेज है, मैं और लोगों के साथ भी शेयर करूं और उन लोगों को भी पैसा बनाने का मौका दूं इस स्टॉक मार्केट में। तो हमारे पास आज की डेट में 10 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम उस 10 लाख रुपए को, अगर हम 4,000 स्टॉक्स हैं, उसमें से अगर हम स्टॉक्स में चूज करते हैं तो कैसे स्टॉक्स में चूज करें कि वो 10 लाख का 20 लाख हो, और 20 लाख के इसकी बनस्पत की 10 लाख का वो 5 लाख रुपया रह जाए। तो जब हम 10 के 20 बनाने के चक्कर में होते हैं, तो हमारे को उसके लिए कुछ फंडामेंटली जो है हमारे को अपनी स्टडी करनी पड़ती है। उसी के बेसिस पर जो है हम जो है फर्दर जो है आप जो इसके 10 के 20 बना सकते हो। कंपनी का शेयर खरीदना मतलब कंपनी को ही हम उसका एक पार्ट खरीद रहे हैं उस कंपनी के लिए। तो उस कंपनी का हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई उसमें एक डेट तो नहीं है। अगर डेट होती है तो डेट से क्या होता है, डेट का मतलब है उधार। उधार का इससे क्या हो जाता है कि भाई आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है और कैपिटल भी वापस करना पड़ेगा सूनर और लेटर। तो जब ये इंटरेस्ट पोर्शन हो जाता है, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को खा जाता है। तो जितना इंटरेस्ट होता है उतना जितना कम इंटरेस्ट आउटगो होगा उतना ही ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है होती है। तो हमारे को जनरली जो हम चूज अच्छी कंपनी वो मानी जाती है जिसका जो डेट बड़ी कम होती है या डेट होती ही नहीं है। तो हम सबसे पहले एक डेट फ्री कंपनी चूज करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका जो सारा का सारा जो होगा वो प्रॉफिट हमारे को बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी आपने कोई स्टॉक चूज करना है तो आपके लिए वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने जो है उसमें जो है पीएचडी या एमफिल कर लिया है उस स्टॉक के लिए, तो उसके बाद ही आप जो है उस स्टॉक में हाथ डालें। फिर दूसरी चीज हो जाती है, पहले एमफिल और पीएचडी तो कर ली उस स्टॉक में, और उसके बाद आपको जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है राइट एंट्री पॉइंट। सारा कुछ जो है हमारा डिपेंड करता है कि हमने किस प्राइस पर एक स्टॉक लेना है। जो अगर हम स्टॉक बहुत अच्छा है पर हम उसको एक पीक पॉइंट पर ले लेते हैं तो वो कभी भी हमारे को रिटर्न नहीं देता। तो जब भी हमारे को स्टॉक खरीदना है तो उस स्टॉक पर नजर रखनी है। और जब एक फियर साइकोसिस होता है मार्केट में, उस वक्त जब सारे बेच रहे होते हैं और उसकी वैल्यूएशन जो हो जाती है वो हमारे को रॉक बॉटम पे मिलती है, तो हमारे को उस स्टॉक के अंदर हमारे को एंटर कर जाना है उस वक्त। और उस वक्त और आप एक और चीज देखेंगे कि कभी भी आप स्टॉक खरीदते हो तो उसके स्टॉक खरीदने के बाद जो है वो आपको नुकसान देगा। यानी कि कभी भी आप एक स्टॉक को लोएस्ट प्राइस पर कभी भी नहीं खरीद सकते। अगर एक स्टॉक आप 220 पर खरीदते हो तो वो लाजमी है कि वो 200 तक भी जा सकता है। तो आप जो है 10% या 15% की जो है आप लॉस बेयरिंग कैपेसिटी इमीडिएटली ऑन बाइंग आपकी होनी चाहिए, कि आप यू शुड बी रिजाइन टू द फैक्ट कि भाई आपको जो है इनिशियली जो है वो लॉस होगा, बट ये जो लॉस होगा दैट विल बी far lesser than the profits that you will earn in the long term. अब थर्ड एस्पेक्ट, तो थर्ड एस्पेक्ट हम आ जाते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू चूज अ स्टॉक तो आपको क्या क्या चीजें सबसे पहले फंडामेंटली देखनी है कि आपको स्टॉक चूज कैसा करना है। तो स्टॉक चूज करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले उसकी मैनेजमेंट देखनी है। जो स्टॉक एक गुड मैनेजमेंट के पास है वो स्टॉक हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि गुड मैनेजमेंट हमेशा चाहेगी कि उसकी कंपनी चले और चलती रहे। सेकंड, उसका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि वो कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए फॉर 10 इयर्स एंड इट शुड कंटिन्यू फॉर अनदर एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू। तीसरी चीज हो जाती है कि भी उसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स जो है वो दोनों जो है इंक्रीज होनी चाहिए। हर क्वार्टर पर क्वार्टर जो है उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज करना चाहिए और उसका जो है सेल्स भी इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि इट इज अ ग्रोइंग कंपनी। तो अगर ग्रोइंग कंपनी होगी तो आप जो है उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, और जब उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपने जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी जो है बढ़ेगी।
तो इसको बोलते हैं हम फ्यूचर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। तो फ्यूचर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी होना चाहिए। फिर आप जो है इसके बाद जो है आप देखोगे कि भाई हम आपको थोड़ी सी अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे कि कुछ आपको हम टेक्निकल टर्म्स समझाना चाहेंगे। जो टेक्निकल टर्म्स जो है वो फंडामेंटली आपको पता होनी चाहिए और उन टेक्निकल टर्म्स पर जो है आप ये अपना जो है सारी जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो है वो बेस करोगे। हमारे को कंपनी को देखने के लिए हमारे को क्या देखना चाहिए, जैसे एक तो उसकी जो सेल्स, हर एक क्वार्टर की सेल्स देखनी है, हर एक क्वार्टर की सेल्स देखनी है और हर एक क्वार्टर का जो है प्रॉफिट देखना है। आज की डेट में क्या हो गया है कि भाई जो है हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ गई है और इंफॉर्मेशन बड़ी फास्ट आ गई है। तो आपका जो है हम हमारे को ये ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक हम खरीदते हैं तो उस स्टॉक की हमारे को रिजल्ट डेट का बहुत ही ध्यान रखना है। तो रिजल्ट डेट्स हर एक क्वार्टर में जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। तो एक जो है जैसे अप्रैल से लेके हमारा मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो अप्रैल मई जून ये तीन महीनों को एक क्वार्टर कहा जाता है। अप्रैल में जून के जो रिजल्ट्स होते हैं वो जुलाई या अगस्त में आते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो होंगे वो जो आ जाएंगे वो सितंबर एंड के सेकंड क्वार्टर होगा और उसके रिजल्ट्स अक्टूबर या नवंबर में आते हैं। इसी तरह से जो थर्ड क्वार्टर होगा वो दिसंबर में एंड होता है और उसके रिजल्ट्स जनवरी या फरवरी में आते हैं। और फाइनली जो हो जाता है फोर्थ क्वार्टर होता है वो होता है मार्च क्वार्टर, और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स जो जाते हैं वो आते हैं हमारे पास अप्रैल के अंदर अंदर। तो आप जब एक स्टॉक चूज करते हो तो आपको एक फेयर अंदाजा होना चाहिए कि भाई अगर इसने जो है क्वार्टर वन, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में ये हमारे पास जो है टर्म सेल्स ट्रेंड आया है और ये प्रॉफिट ट्रेंड आया है, तो क्वार्टर फोर में जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या हमारे पास सेल्स फिगर आनी चाहिए और क्या हमारे पास जो है उसकी प्रॉफिट फिगर्स आने चाहिए। ये तो एक फंडामेंटल चीज है जो हमारे को सबसे पहले हमारे को एक स्टॉक को चूज करते हुए देखनी है। अगला पॉइंट है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स। अर्निंग्स, अगर हमारे पास एक इंडस्ट्री है जिसकी जो है अर्निंग्स हैं, एनुअल अर्निंग्स हैं सपोज 25 रुपए, तो 25 रुपए और उसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपए, तो 500 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 का फैक्टर। तो ये जो 20 का फैक्टर है इसको बोलेंगे हम पीई रेशियो। तो 20 इज द पीई रेशियो। और एक दूसरी कंपनी है उसकी जो है उसका भी प्राइस है 500 रुपया, पर उसकी जो अर्निंग्स है वो है 50 रुपए की। तो अगर 500 रुपए का शेयर है और उसकी अर्निंग्स है 50 रुपए की तो उसकी पीई रेशियो कितनी हुई? 10। और इसी तरह से जिसकी है किसी की जो है अर्निंग्स जो हो जाती हैं पीई रेशियो ऐसे 20 हो गई और ये 10 हो गई। तो इस तरह से ये पीई रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये केमिकल सेक्टर की कंपनी हमने खरीदनी है तो हमारे को क्या है उसमें हमारे को देखना है कि भाई इसमें जो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पूरे सेक्टर की क्या है। पूरे सेक्टर का मतलब हो जाता है कि सारा का सारे जो है हमारे केमिकल के शेयर्स हैं उनकी पूरी अर्निंग्स ली जाएगी और उनकी जो है पूरी प्राइस ली जाएगी, उसके साथ उसको डिवाइड कर कर एक फेयर प्राइस में आ जाएगी और उसको बोलेंगे हम सेक्टर पीई रेशियो। तो हमारी केमिकल इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल केमिकल्स इंडस्ट्री की इस वक्त पीई रेशियो जो है वो चल रही है 25। अगर हमने एक कोई शेयर आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पीई रेशियो है 40 की और दूसरी कंपनी है उसकी पीई रेशियो है 10, तो पीई रेशियो 10 वाली जो कंपनी होगी उसमें ग्रोथ का चांस बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो अभी एवरेज रेशियो से नीचे है, वो अभी 25 तक नहीं पहुंची। और जो दूसरी जो है जो पी रेशियो अगर 40 है जिसकी, तो वो जो अगर हम कंपनी लेंगे उसमें जो रेशियो उसमें जो है ग्रोथ पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कम होगा। अब किसी को पी रेशियो 40 दी जाती है और किसी कंपनी को पी रेशियो 10 की दी जाती है, इसके लिए भी तो कोई रीजन होगा। तो उसके लिए रीजन ये हो जाता है कि भाई जिसको हम 40 पी रेशियो देते हैं उसकी जो है प्रीवियस ग्रोथ बहुत अच्छी आई है और उसी को जो है मार्केट सोचती है कि भाई ये जो पीछे इतनी अच्छी जो इतनी अच्छी अर्निंग दे रहा है वो आगे भी अच्छी अर्निंग देगा, इसलिए वो जो जाता है एवरेज से ऊपर चली जाती है।
और जो कंपनी अभी एवरेज से नीचे हमारे को अर्निंग्स दे रही है उसको कंपनी जो है वो डिस्काउंट करती है। तो वो डिस्काउंट करती है तो उसके जो रेट्स हो जाते हैं वो कम होते हैं रेट्स इन कंपैरिजन टू अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। तो ये जो हो जाता है पीई रेशियो जो है ये एक फंडामेंटल रूल हो जाता है। और जैसे मैंने कहा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी, इसमें भी एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी की, और इसमें जो नॉर्मली जो पीई रेशियो हो जाती है वो होती है ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई रेशियो। ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई रेशियो का मतलब हो गया कि भाई कई जो हमारे पास बुक्स हैं वो बताती हैं आपको पिछले 12 महीने की अर्निंग्स। पिछले 12 महीने की अर्निंग्स का मतलब हो गया अगर हम इस ये फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं तो वो उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ ही उसको कोरिलेट करेगी उसकी जो है अपने प्राइस को। तो वो जो पिछली 12 मंथ्स की ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी रेशियो है आज की डेट में वो जो है वो नॉर्मली जो है वो रिडंडेंट हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास इनफ्लो ऑफ जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा आ गया है और बहुत फास्ट हो गया है। तो हमारे को जो देखना है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी रेशियो को नहीं देखना है, हमारे को फॉरवर्ड 12 मंथ्स पी रेशियो देखना है। और फॉरवर्ड पी रेशियो जो है वो हमारे को उसका कंपनी को जो हमने खरीदा है उसको अभी देखना है और जो उस लीडर है उस सेक्टर का उसका भी देखना है। उन दोनों को कंपेयर करना है और फिर उसमें देखना है कि हमने वैल्यू बाइंग कैसे करनी है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर हमने कंपेयर करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या हमने कंपेयर करना है नेट प्रॉफिट मार्जिन, हम इस स्टडी के लिए हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपैरिजन लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है जब हमारी सारी सेल्स होती हैं, सेल्स में से रॉ मटेरियल कॉस्ट को जब हम एक्सक्लूड कर लेते हैं और हमारी जो है स्टैंडिंग कॉस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं और सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूड कर देते हैं और टैक्सेस भी जो है उसका प्रोविजन भी हम जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है उसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो एक कंपनी है जिसका जो है 550 करोड़ रुपए का अगर उसने सेल्स करी है और उसकी जो है हमारे पास 500 करोड़ का जो है उस पर सारा जो है ये खर्चे आ जाते हैं, तो 50 करोड़ रुपया जो हो जाता है उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो हमें ये देखना है कि भाई जब भी कोई हम कंपनी चूज करें तो उसका जो है प्रीवियस क्वार्टर से नेक्स्ट क्वार्टर में जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है या नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा। हमारे को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस किस कारण से हो सकता है, वो मेनली जो कारण होता है वो होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट। आज की डेट में रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होती है कि भाई वो जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो अपनी जो है अपनी सेल्स वैल्यू जो है वो भी सेल्स प्राइस बढ़ाएगी और वो जो है उतना ही जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो जो है अपने जो है कंज्यूमर से वो ले लेगी। पर कई जगह ऐसे होते हैं कि मार्केट फोर्सेस ऐसी होती हैं कि भाई आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को आप नहीं क्लाइंट को आप पास ऑन कर सकते। जब आप ये जो है इंक्रीज इन प्राइसेस नहीं पास ऑन कर सकते तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। जब वो रिड्यूस होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो उस सूरत में क्या होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो उस सूरत में आपको ये एनालाइज करना है कि भाई इसके जो है नेक्स्ट क्वार्टर में भी यही हाल होगा, क्या ये इंक्रीज कर सकती है प्राइसेस कि नहीं कर सकती। अगर वो इंक्रीज नहीं कर सकती प्राइसेस तो आपको पता है कि भाई इसकी नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो आप उस शेयर से उस वक्त निकल जाइए और इसी तरह का दूसरा शेयर ढूंढिए जिस शेयर में ये सारे जो आपके पैरामीटर हैं वो अच्छी तरह से खरे उतरते हैं। जो फंडामेंटल्स हमने अभी सारे डिस्कस किए हैं इन फंडामेंटल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में एक शेयर है जो मैंने और मेरे फैमिली मेंबर्स ने खरीदा है उसके बारे में ये सारे पैरामीटर्स को अप्लाई करते हुए बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और आपको जो भी इसमें और कुछ आपने पूछना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। उसके बाद जो कमेंट्स होंगे उसके बेसिस पर जो है इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी क्लैरिटी के लिए। Thank you.